ये दोनों सेम ब्रांड के सेम सीरीज के फोन्स हैं। ये Oppo Reno 14 है और ये है नया लेटेस्ट Oppo Reno 15। अब ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, संभवतः ये सबको पसंद ना आए, परंतु यहाँ पे क्लियर फैक्ट्स और क्लियर टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा कि दोनों स्मार्टफोन्स में कितना अंतर है, प्राइसिंग का कितना अंतर किया गया है, कितने महंगे प्राइस में लॉन्च किया गया है, उसके बाद परफॉर्मेंस, कैमरा में क्या अपग्रेड या डाउनग्रेड दिए गए हैं। और वीडियो को स्किप किए बिना आप पूरा देखेंगे ना, तभी आपको एक एक चीज क्लियर होगी। और यहाँ पे मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि Reno 14 जो लॉन्च हुआ था ना, वो 37,999 रुपए का, यानी कि 38,000 का लॉन्च हुआ था। 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज के साथ। वहीं 6 महीने बाद Reno 15 लॉन्च किया जाता है 45,999 रुपए की प्राइस पे। अब ऐसे में आपका ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या आपको 8,000 रुपए बचा के Reno 14 की तरफ जाना चाहिए या फिर 8,000 रुपए लगा ही देने चाहिए Reno 15 में। क्योंकि देखिए, जब आप दोनों फोन्स को देखेंगे ना, तो डिजाइन, बिल्ड, इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको नोटिस नहीं होगा। दोनों का ही आकार, कद, काठी समान सा है, वजन भी समान सा ही है। यहाँ पे 10-5 ग्राम का फर्क है। दोनों में स्ट्रॉन्ग IP68+69 की रेटिंग मिल जाती है। मेटल का फ्रेम है, ग्लास बैक है। इन एंड फील की बात करें, दोनों ही फोन भाई अच्छे खासे प्रीमियम फील होते हैं। ऊपर से फ्रंट साइड से भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं। बेजल्स काफी कम भी हैं। डिस्प्ले का साइज, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट सब कुछ सेम है। इवन गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दोनों में है। तो ये 8,000 रुपए जो बढ़ाए हैं Reno 15 में, यहाँ पे अपग्रेड्स अभी तक आपको कहीं भी नोटिस नहीं होंगे। इनफैक्ट जब आउटडोर्स में दोनों को यूज करते हैं ना, तो आज भी ये समस्या है। जब हम थोड़ा तेज धूप में यूज करते हैं ना फोन को, तो ब्राइटनेस की थोड़ा सा कमी लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो HBM ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स की है, जो कि थोड़ा सा कम फील होती है। अब 40 से 50,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ना और भी ब्राइट डिस्प्ले वाले फोन्स भी उपलब्ध हैं। हालांकि दोनों ही में AMOLED डिस्प्ले मिलती है, तो कलर्स और आपको बढ़िया मिलेंगे। और नेटफ्लिक्स पे भी ना दोनों ही HDR10 कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं। बाकी ऑप्टिकल डिस्प्ले स्कैनर है, पोजीशन थोड़ा नीचे है, परंतु काम सही करता है। अब वैसे तो दोनों में ही डुअल स्पीकर्स हैं, परंतु जब हम दोनों को टेस्ट कर रहे थे ना, तो एक चीज नोटिस करा, जो Reno 15 है ना नया वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा लाउड है, ज्यादा रिच लगा मुझे साउंड एक्सपीरियंस के मामले में। परंतु इसके अलावा मुझे डिजाइन, बिल्ड, डिस्प्ले में अभी तक कोई बहुत बड़ा अपग्रेड या जंप नोटिस नहीं हुआ 8,000 रुपए वाला। वहीं यदि हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपग्रेड की बजाय डाउनग्रेड किया गया है। और ये चीजें ना एकदम फैक्चुअली समझ में आती हैं। जब हमने दोनों फोन्स को साइड बाय साइड टेस्ट करके देखा, तो ये चीजें क्लियर हुई। अब इस पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने Reno 15 ऑलरेडी परचेस कर लिया है, तो कमेंट में अजीब अजीब बातें मत लिखना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो लोग वो स्मार्टफोन परचेस कर चुके होते हैं ना, तो उनको लगता है, वो थोड़ा भावुक हो जाते हैं उसके लिए, तो उसकी बुराई या फिर फैक्ट्स को सुनना नहीं चाहते हैं। परंतु मैं यहाँ पे डेटा फैक्ट्स ही आपको दिखाऊंगा। और एंड्रॉयड पे हम यही सब करते हैं। रिसेंटली हमने एक फ्लैगशिप बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो भी बनाया है, बड़ा प्रैक्टिकल सा है, उसको भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमने डेटा फैक्ट्स ही बताए हैं। वहाँ पे Oppo Find X9 काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। इनफैक्ट Oppo Find X9 Pro भी मैंने टेस्ट किया हुआ है। उसका कैमरा परफॉर्मेंस मुझे ओवरऑल शानदार लगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहाँ पे मुझे दिक्कत लगती है, वो मैं वीडियोज़ में भाई कॉल आउट करता हूँ, और वही चीज़ आप यहाँ भी देखेंगे। देखिए, मेरे पास Reno 13 भी है, इसके पहले के वेरियंट भी मैंने टेस्ट किए हुए हैं। Reno 14 भी है हमारे पास। इनफैक्ट Reno 13 और Reno 14 में सेम MediaTek का Dimensity 8350 चिपसेट यूज किया गया है, जो कि 40,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं था। परंतु इस बार ओप्पो ने Reno 15 में इससे कमजोर Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट दिया है। कमजोर इसलिए कह रहा हूँ, चिपसेट ये बेकार नहीं है, परंतु 45-46,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ये बेकार चिपसेट है। हाँ, रैम टाइप UFS स्टोरेज जो पहले थी वो अभी भी वही है। अब ये नया Reno 15 कमजोर क्यों है, सबसे पहले तो मैं आपको AnTuTu स्कोर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे Reno 14 छोड़िए, Reno 13 से भी ये कमजोर परफॉर्म कर रहा है। इवन रेगुलर यूसेज में भी Reno 15 ना उतना फास्ट परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा स्लो लगा मुझे। वहीं जब हमने दोनों फोन्स में ना गेमिंग ट्राई करी, तो बहुत सारी चीजें और सामने आई। जैसे BGMI की बात करते हैं, दोनों ही फोन्स में 90 FPS का सपोर्ट मिलता है मैक्सिमम, और हमने दोनों में 90 FPS पे आधे घंटे का गेमिंग सेशन किया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, Reno 14 जो पुराना वाला, जो सस्ता वाला है, उसके एवरेज FPS 84.3 आए हैं, एंड Reno 15 जो कि नया और महंगा है, इसके एवरेज FPS 63.1 आए हैं। और यदि आप इस FPS के ग्राफ को देखेंगे, तो यहाँ पे Reno 15 भाई बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा करता है। इवन कुछ देर गेमिंग के बाद तो ये 60 FPS पे स्टक हो गया था। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गेमिंग सेशन में ना दोनों ही फोन्स वार्म नहीं हुए थे। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म हो गए थे इसलिए। इवन गेंशिन इंपैक्ट गेम प्ले हमने ट्राई किया था, उसमें भी Reno 15 बहुत पुअर परफॉर्म करता है। अब ये मैं मानता हूं कि दोनों ही फोन्स भाई ऐसे गेमिंग वाली ऑडियंस को टारगेट नहीं करते हैं, परंतु ठीक उसी समय मैं ये भी मानता हूं कि
जो नया फोन लॉन्च किया जा रहा है ज्यादा महंगे प्राइस पॉइंट पे, एटलीस्ट वो अपने पुराने वेरिएंट के बराबर या आसपास तो परफॉर्म करे। इवन बहुत से लोग कहेंगे कि भाई मुझे गेमिंग नहीं करनी, तब क्या ये फोन सही रहेगा? तो भाई ये परफॉर्मेंस और गेमिंग टेस्ट इसलिए ही किए जाते हैं जिससे ये आइडिया लगे कि लॉन्ग टर्म यूसेज में आपका फोन कैसा परफॉर्म करेगा। और Reno 15 के केस में क्लियरली बोल सकता हूं कि अगले 1 साल में ही ये फोन ना लैग और हैंग होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि Reno 15 में जो चिपसेट यूज किया गया है ये 25-30 हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पे आराम से मिल जाता है और फीचर्स के अकॉर्डिंग वहां पे थोड़ा जस्टिफाइड भी लगता है, परंतु 45-46 हजार रुपए में ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। Reno 13 Reno 14 से भी बेकार परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे इस बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ भाई रैम प्राइस, स्टोरेज प्राइस बढ़ने की वजह से स्मार्टफोन्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, परंतु एक अपर मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन में 8,000 रुपए का जंप, वो भी इतने बड़े डाउनग्रेड के साथ में, जस्टिफाइड नहीं लग रहा है मुझे। इवन प्राइस इंक्रीज तो Reno 14 का भी हुआ है, परंतु उसको अभी भी आप थोड़ा सस्ते में परचेज कर सकते हैं। खैर दोनों ही स्मार्टफोन्स की पावर एफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए ना हम अपना वही 3 घंटे वाला एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट करते हैं, जिससे कि ना काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जिसमें कि हम सारे टेस्ट 5G डेटा पे करते हैं। पहले हमने 1 घंटे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करी, उसके बाद हमने आधे घंटे नेटफ्लिक्स से डाउनलोड किया, फिर आधे घंटे रील स्क्रॉल करी, उसके बाद हमने 4K 60 fps में दोनों फोन से ना 1 घंटे तक रिकॉर्डिंग करी। अब ये टेम्परेचर ग्राफ देखो आप, यहाँ पे अधिकांश स्थानों पे ना Reno 15 थोड़ा सा ज्यादा वार्म हुआ है। हालांकि मैंने ये बात भी नोटिस करी कि Reno 15 ना Reno 14 के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है, और ये चीज जब हम गेमिंग टेस्ट कर रहे थे तब भी हमने नोटिस किया था कि Reno 14 1-8 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है। परंतु अब यदि मैं आपको बताता हूं जो बैटरी का विश्लेषण रहा है 3 घंटे के हमारे इस बैटरी ड्रेन टेस्ट का, तो Reno 14 इस टेस्ट के पश्चात 60% पे आ गया था, अर्थात 40% का बैटरी ड्रेन किया था इसने। वहीं Reno 15 62% पे था और इसने 38% बैटरी ड्रॉप करी इस टेस्ट में। अब आपको ये लगेगा कि Reno 14 ने थोड़ा बैटरी ज्यादा ड्रेन करी, परंतु यदि हम mAh पे थोड़ा सा गणना करते हैं ना इसकी, क्योंकि देखिए Reno 14 में 6000 mAh की बैटरी है, Reno 15 में 6500 mAh की बैटरी है, तो 500 mAh बैटरी ज्यादा है इसमें। तो mAh के आधार पे देखते हैं तो Reno 15 ने ना 70 mAh बैटरी थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रेन करी है। यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर नहीं कहूंगा, परंतु बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो दोनों फोन्स की ना वो सिमिलर ही है। Reno 14 का भी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेस्ट नहीं था और Reno 15 भी अभी इस टेस्ट के आधार पे बोल सकता हूं कि वैसा ही लग रहा है। हालांकि ये भी आपको बताना चाहूंगा कि 6000 6500 mAh की बैटरी है दोनों में, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों 80 वोल्ट के सुपर चार्जर से बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाते हैं और दोनों ही फोन्स में मीडियम यूजेस पे ना ऐसे बैटरी कोई समस्या आपको नहीं फील होगी। 1 से 1.5 दिन ये फोन्स आराम से चल सकते हैं। परंतु जैसे कि आपको पता ही होगा कि एंड्रॉइड चैनल पे हम टेस्ट, फैक्ट्स और रिजल्ट्स पे ना ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स, फैक्ट्स, डेटा निकल रहा है वो सब आपको बता रहा हूं ताकि आपको भी चीजें एकदम साफ साफ समझ में आए। नहीं, ब्रांड तो चाहे ओप्पो हो चाहे कोई सा भी ब्रांड हो, वो तो भाई मार्केटिंग करते हैं कि इतने परसेंट इंप्रूव हो गया है, इतने परसेंट हाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे कि अभी कैमरा की भी बात करूंगा, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए गए हैं, क्या सच्चाई है वो सब आपके सामने आएगी। उसके पहले बताना चाहूंगा दोनों फोन्स की कनेक्टिविटी में मुझे कोई समस्या नहीं लगी। दोनों में ही 5G काफी बढ़िया से काम करता है, इंडोर्स में भी आउटडोर्स में भी। 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, दोनों में जो USB Type-C पोर्ट है ये वर्जन 2.0 वाला है, ये थोड़ा स्लो होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों में ही आपको एयर ब्लास्टर मिल जाएगा। हाँ, NFC आपको दोनों में नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो Reno 13 था इसमें NFC मिलता था, परंतु Reno 14 से इसको हटा दिया गया था और Reno 15 में भी अनुपस्थित ही है। और हाँ, दोनों में डुअल सिम लगा सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे और ई सिम का भी कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो भाई दोनों ही फोन्स में 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं। पहली बात, ये दोनों ही फोन्स लेटेस्ट ColorOS 16 पे चल रहे हैं, जो कि बेस्ड है Android 16 पे। Reno 15 Android 15 पे लॉन्च हुआ था, परंतु अभी इसमें भी अपडेट आ चुका है। यहाँ पे दोनों ही फोन्स में जो सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस दिया गया है ना, इसको आधिकारिक रूप से कहीं पे एकदम से क्लियर या साफ तरीके से बताया नहीं गया है। कहीं पे बोला जाता है कि 3+4 ईयर्स का अपडेट है, कहीं पे बोला जाता है कि 5+6 ईयर्स का अपडेट है। तो यदि इस पे कुछ क्लैरिटी आती है तो वो मैं पिन कमेंट में बता दूंगा आपको। बाकी सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई जो ColorOS है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंप्रूव सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको बड़ा समान सा अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ पे कस्टमाइजेशन आप भिन्न भिन्न नाना प्रकार के कर सकते हैं, चाहे आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर लीजिए, चाहे आप फोल्डर्स को कस्टमाइज कर लीजिए, इवन किसी एक ऐप को एज अ फोल्डर यूज कर सकते हैं, उसके विजेट बना सकते हैं। और UI में भाई प्रॉपर एनिमेशन हैं दोनों ही फोन्स में। ColorOS भाई एकदम मॉडर्न और फीचर रिच लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, Reno सीरीज का फोन है, तो जैसे Reno 15 को भी मैंने सेटअप किया था ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लॉटवेयर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, गेम्स वो प्री इंस्टॉल थे, तो वो सब चीज़ें आपको अनइंस्टॉल करनी पड़ सकती हैं। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, वो सब भी इसमें है। तो UI में बस यही एक समस्या लगती है। अदरवाइज ColorOS के कई स्मार्टफोन्स को मैंने टेस्ट किया हुआ है लंबे टाइम के लिए, बग्स बहुत कम आते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स
टाइमली मिलते हैं। इवन दोनों में यदि आप चाहें तो साइलेंटली कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, समरी भी जनरेट कर सकते हैं एआई वाली। और इनकी एआई समरी ना भाई वन ऑफ द बेस्ट लगी मुझे, यूजर एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया मिलने वाला है। वहीं एआई फीचर्स की बात करूं तो कलर्स ऑक्सीजन में ना आपको बड़े ही प्रैक्टिकल एआई फीचर्स भी मिलते हैं। अब तो सेटिंग्स में ही है ना ओप्पो एआई का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे माइंड स्पेस है ना, एआई सर्च, एआई राइटर, एआई ट्रांसलेट, एआई वॉइस स्क्राइब, ये सारे ही ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपके दैनिक जीवन के कार्यों को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। परंतु अब बात करना चाहूंगा दोनों ही फोन्स के सबसे हाईलाइटिंग फीचर जो कि है इनके कैमरा। देखिए कैमरा सेटअप में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अंतर आपको नोटिस नहीं होगा। 50 मेगापिक्सल का ही एक 3.5x टेलीफोटो कैमरा है, ये अच्छी बात है। हालांकि अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, परंतु सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। परंतु जब मैंने दोनों फोन्स को ऐसे साइड बाय साइड टेस्ट किया ना, तो मुझे लगा कि कैमरा में भी कोई बहुत मेजर अपग्रेड्स नहीं है। हमने दिन में कुछ पोर्ट्रेट्स क्लिक करी तो रेनो 14 में जो रेड स्किन टोन्स रहती थी ना, उससे थोड़ा सा फिक्स किया गया है रेनो 15 के अंदर। हालांकि जब सेम कैमरा को यूज करके हमने रात में इमेज क्लिक करी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेनो 15 ने थोड़ा सा ज्यादा स्किन को ब्राइट किया है। यहाँ पे नेचुरल जो स्किन टोन है रेनो 15 में आ रही है। इनफैक्ट जो टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स है ना, इनमें डिटेल्स में भी कोई ऐसे अंतर नहीं समझ में आया। हमने जूम करके बहुत सारी इमेज को चेक किया और दोनों ही फोन्स ना कई स्थानों पे एक जैसी फोटोज ही क्लिक कर रहे हैं। कुछ स्थानों पे मुझे अगेंस्ट द लाइट ना रेनो 14 के रिजल्ट ज्यादा बेटर लगे। तो दोनों ही फोन से आप 3.5x में जो टेलीफोटो इमेज क्लिक करेंगे ना, वो भाई काफी बढ़िया आती हैं, काफी शार्प और काफी डिटेल्ड रहती हैं। बस स्किन टोन्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, अदरवाइज फोटोज आपको सही मिल जाएंगी दोनों में। वहीं मेन कैमरा की बात करूं ना, तो लो लाइटिंग कंडीशंस में रेनो 15 की इमेज में ना मुझे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा नोटिस हुआ। हालांकि डे लाइट में मुझे रेनो 15 की स्किन टोन्स थोड़ा सा बेटर लगी। रेनो 14 में वही रेड स्किन टोन थोड़ा आती है दिन में। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करूं, नॉर्मली आप इमेज क्लिक करेंगे डे लाइट में, भाई दोनों ही शार्प डिटेल्ड बढ़िया इमेज क्लिक करेंगे। परंतु जैसे ये इमेज देखिए, यहाँ पे रेनो 15 ने ना स्किन टोन्स को भाई काफी खराब कर दिया है। और यहाँ डे लाइट थी, सामने से लाइट पड़ रही थी फेस पे, और रेनो 15 ने फेस को काफी ओवर एक्सपोज कर दिया है। तो फ्रंट कैमरा फोटोज में ना रेनो 15 को ऑप्टिमाइजेशन की नीड है और ओवर द टाइम ये लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, परंतु ये देखने वाली बात होगी। बाकी अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है, यहाँ पे भी कुछ कलर्स एंड ऑल का डिफरेंस नोटिस हुआ कहीं कहीं, अदरवाइज डिटेल्स आपको सेम ही मिलने वाली है। हाँ, एक दिन मैं लो लाइट में ना दोनों के फ्रंट कैमरा से 4K 30fps में वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पे नोटिस किया कि रेनो 15 ना ज्यादा बेटर वीडियोस बना रहा है। इवन रेनो 15 का फ्रंट कैमरा डे लाइट में भी एक्सपोजर को ज्यादा अच्छे से मैनेज करता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। हालांकि एक बात मैंने नोटिस करी कि शटर स्पीड भाई दोनों की काफी स्लो है। कई बार इमेज हम क्लिक करते हैं परंतु वो क्लिक ही नहीं होती, तो ये समस्या 14 में भी थी और 15 में भी है। बाकी वीडियोस की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेन कैमरा से 4K 60fps में वीडियो शूट कर सकते हैं दोनों में। 3.5x टेलीफोटो से भी 4K 60fps में बढ़िया वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा भी 4K 60fps शूट कर सकता है। अल्ट्रा वाइड क्योंकि हाई रेजोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पे 1080p 30fps तक ही लिमिटेड रहेगा। तो अब यदि मैं निष्पक्ष रूप से निष्कर्ष पे आता हूँ, अर्थात कंक्लूजन की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे आपको इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। देखिए 40,000 रुपए के नीचे यदि आपको मिलते हैं ना, तो आप रेनो 14 आराम से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली सीरीज 6-6 महीने के गैप पे लॉन्च होती है ना, तो भाई अभी 6 महीने पुराना ही फोन है। लॉन्ग टर्म यूसेज में रेनो 14 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे रेनो 15 को परचेस करने के ऐसे बहुत बड़े कारण या अपग्रेड्स नहीं दिए एटलीस्ट ओप्पो ने, ऐसा मुझे लगता है। जो भी मैंने टेस्ट किया उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हालांकि देखिए आपके पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि इस प्राइस रेंज में आप एक गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं तो iQOO Neo 10 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके कैमरा उतने अच्छे नहीं है, परंतु हाँ गेमिंग आपको शानदार कराएगा। वहीं वीवो का T4 अल्ट्रा भी ना 32-35 हजार रुपए के आसपास मिल जाता है। अब उस फोन में फोटोग्राफी इन दोनों फोन से बेटर मिल जाएगी आपको, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों फोन से परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी रहेगी। हाँ, वीडियोग्राफी उस वाले फोन की थोड़ा कमजोर है, साथ में उसकी बिल्ड भी थोड़ा कमजोर है और बैटरी बैकअप भी थोड़ा वीक है उसका। बाकी 35,000 रुपए के अंदर यदि एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE अभी भी आप देख सकते हैं। बैटरी थोड़ा सा कमजोर रहेगी इसके कंपेरिजन में, और 3x टेलीफोटो कैमरा इनसे बेटर नहीं रहेगा, परंतु ओवरऑल फोटोज वीडियो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए ना सैमसंग S24 FE मच बेटर फोन है, वो भी इन दोनों से कम के प्राइस में। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि यदि आप रेनो 15 परचेस करने वाले थे तो अभी थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। जब ये डिस्काउंट में थोड़ा और कम प्राइस में आ जाएगा उस समय देख सकते हैं, मे भी अच्छी डील बन जाए। परंतु अभी जो 45-46 हजार रुपए में मिल रहा है या फिर डिस्काउंट के बाद 41-42 हजार का आ जाता है, यहाँ पे लेना उतना सेंस नहीं बना रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बता सकते हैं, और ऐसे अनबायस्ड कंपैरिजंस देखने के लिए ना एंड्रॉइड को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो में आपका एक लाइक भी दीजिए। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।